हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर। लास्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसी के अंदर हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। सेकंड जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड और फोरकास्टिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमने फर्स्ट मेथड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड डिस्कस कर लिया था, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व की थी और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की थी। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड नंबर सेकंड, जो हमारा मेथड है आज का। ट्रेडिशनल मेथड और फोरकास्टिंग मेथड सेम चीज़, दोनों ही एक ही चीज़ है। फोरकास्ट करना है आपको, और ट्रेडिशनल मेथड जो यूज होता है वो क्या चीज़ होगा, बेसिकली आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करनी है। ओके, ताकि टोटल कितनी एसेट्स होगी और उसमें से करंट लायबिलिटीज को लेस करना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, तो पूरे साल भर में आपकी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी एसेट्स होगी और उसमें से आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी होने वाली है, दोनों के अगर बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए वही आपकी होगी वर्किंग कैपिटल में। ओके, तो मेथड के बारे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ ईच करंट एसेट्स इज कैलकुलेट इन टर्म ऑफ रुपीज एंड देन this month requirement of multiplied by the total duration as a given this given amount of working capital required for the current asset duration of each current asset based on past experience and stock policy and payments क्रेडिट पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या अज्यूम करना है कि आपकी जो भी करंट एसेट्स कितनी होगी, आपको कितने एसेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप कहाँ से देखेंगे, पास्ट ईयर में जो भी आपके जो भी आपकी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट रही वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होगी। टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी होगी, वो आप कहाँ देखेंगे, लास्ट पास्ट ईयर में आपने कितने एसेट्स के यूज किया, आपको देखना होगा स्टॉक में आपने एक्चुअल में यूज कितना किया, वो सारा स्टॉक आपके कैश में बैलेंस कितना चाहिए था, मटेरियल कितना होता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितनी होगी, डायरेक्ट जो भी एक्सपेंस आपके हुए उन सब के बारे में देखना होगा, एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज दोनों के बारे में। ओके, 1 ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और 1 ईयर से इन आपकी एसेट्स होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना ही आपका वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, तो डेटर्स हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे, इन्वेंट्रीज हो जाएगी, प्रीपेड हो जाएंगे, ये सारे आपकी करंट एसेट्स है। ओके, करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें देखनी है। स्टॉक के अंदर 3 कैटेगरीज में हम बात करेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। 3 चीजें होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड फिनिश्ड गुड्स, तीनों के बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके, आगे क्या होता है नेक्स्ट इसी मेथड के अंदर, फ्रॉम द सम ऑफ करंट एसेट्स द क्रेडिट विच रिसीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज डिडक्टेड एंड रिजर्व फॉर द कंटिजेंसी इज एडेड। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या है, जो भी आपकी करंट ईयर की लायबिलिटीज होगी इसको आप लेस कर देंगे, ऐड करेंगे इसमें कंटिजेंसी मीनिंग आकस्मिकता है जो आपके ईयर के मिड में कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई, मान लो कि उस कंडीशन को आपको, जैसे मशीन खराब हो जाए, एकदम से मशीन चल रही है, मशीन में एकदम से कोई एक्सपेंस हो गया, कोई पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपके पास कंटिजेंसी होगी, आपके पास कुछ पैसा होगा तो आप उसे ठीक करवा पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको फंड्स रेज करने में, आपको फाइनेंस का लोन लेना होगा, वो सारी चीजें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप क्या बना के रखें, कंटिजेंसी बना के रखते हैं। दिस गिव द फ्यूचर of estimate working capital requirement from the estimated working capital amount generated by the bank is deducted, remains figures show the amount of work capital is to be arranged organization its own sources। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे अरेंज करना उसके बारे में बता दिया गया। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस टेक्निक्स के बारे में वो चीज़ डिस्कस करें। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द अबाउट दिस मेथड। इस मेथड को यूज करने के लिए आपकी कंडीशंस कौन कौन सी होगी, तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर ईयर, आपका भी जो पर ईयर का कंजम्पशन है वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, पूरे ईयर में आप कितना कंजम्पशन करते हैं। ओके,
सेकंड चीज है कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लेबर की कॉस्ट कितनी होने वाली है, ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी होगी और आपके मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी। फ्लक्चुएशन नहीं होता इस मेथड के अकॉर्डिंग। थर्ड चीज है ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मेनी डेज इट विल बी रिमेन इन स्टोर एंड हायर ड्यूरेशन इज मोर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपका स्टॉक में गुड्स रहता है आपके लिए कॉस्ट उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो आपको ये देखना है कि आपके एक्चुअल में कितने टाइम पीरियड के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैसे फुलफिल होगी, उसके बारे में आपको देखना है। दूसरी चीज आती है जितना आपका रॉ मटेरियल आपके स्टोर में रहता है उतना कितना टाइम पीरियड रहता है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। आप बोलते हैं 1 मंथ का स्टॉक जो भी आपका स्टॉक में होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, इट मीन्स वो आपकी कॉस्ट होगी 100 पूरे मंथ का स्टॉक अगर रखते हैं तो वो एक तरह का वेस्ट ऑफ मनी होता है, बट आपको रखना जरूर होता है क्योंकि बिजनेस की नेचर वाइज। ओके, क्योंकि आपका स्टॉक कहीं से आने में इतना टाइम पीरियड लगता है तो आप क्या करें उसके लिए पहले से बना के रखते हैं कंटिन्यूस स्टॉक, एक स्टॉक का रिजर्व बना के रखते हैं। ओके, सेकंड होता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हायर ड्यूरेशन इज द मोर द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना बड़ा आपका पीरियड होगा वर्क इन प्रोग्रेस का, जितना लंबा पीरियड आपका वर्क इन प्रोग्रेस में लगता है उतनी ही आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी वर्किंग कैपिटल। जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए आपके रॉ मटेरियल को अगर मशीनरी में जाता है उसको प्रोडक्शन होते होते 15 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने पर। इधर आप इनपुट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को और फिनिश प्रोडक्ट बनकर आने में 15 डेज लग रहे हैं। इसमें जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट होता है फिनिश ड्यूरेशन ऑफ फिनिश गुड्स, हाउ मच टाइम वुड बी द रिमेन इन स्टोर। आप फिनिश गुड्स बनाकर अपने स्टॉक में कितना टाइम पीरियड रख रहे हैं। ओके, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा जितना बना हुआ स्टॉक आपके स्टोर में पड़ा रहेगा इट मीन्स उसकी कॉस्ट भी उतनी ही होती जाएगी। ओके, डेटर से कलेक्शन पीरियड कितना है, तो आप डेटर से जितना लंबा पीरियड कलेक्शन रखते हैं, अगर आपको डेटर्स कैश में या 10 दिन का पेमेंट कर रहे हैं लेकिन पेमेंट या 20 दिन बाद कर रहे हैं 33 दिन, जितना टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा आपको उतने ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ओके, तो वर्किंग कैपिटल डिपेंड करेगी आपकी असेट्स के ऊपर। जितना आप प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में रख रहे हैं, बनाकर गुड्स जो रख रहे हैं फिनिश गुड्स में, या डेटर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, इन सारी चीज़ में जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, जितनी बड़ी साइज होगी उतनी आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आप किसी को क्या करें, आप किसी और से भी क्या कर सकते हैं लेग इन पेमेंट करें। जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को आप क्या देंगे, अगर आप क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको अगर आपको वो भी आपको बेनिफिट दे, आपको लेग इन पेमेंट की फैसिलिटी दे दे, आपके एक्सपेंसेस है आपको 1 मंथ पेमेंट नहीं करना हो, इट मीन्स आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये आपकी करंट लायबिलिटीज को कम कर अपनी करंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। ओके, जैसे आप क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो 2 मंथ आफ्टर पेमेंट करना, इट मीन्स 2 मंथ तक आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्रेडिटर आपसे कैसा कब मांगेंगे, 2 मंथ आफ्टर, गुड्स परचेज करने के 2 मंथ आफ्टर। सेम चीज यहाँ पे क्रेडिटर के होता है, डेटर्स होता है, वैसे ही क्रेडिटर्स में भी वही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हो सकता है इसके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेग इन पेमेंट, वेजेस का लेग इन पेमेंट हो गया, सैलरीज का लेग इन पेमेंट चल सकता है। अगर आप 1 मंथ या 15 डेज आफ्टर पेमेंट करें, जो भी प्रोडक्शन हो जाए उसके 15 डेज बाद आपको पेमेंट करना होगा, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ें हमको देखनी है। इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना होगा। कैसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन में देखनी होगी, आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी चीजें होगी, तो वहां पे सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी हो सकती है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा पूरा ये क्वेश्चन। वो फर्स्ट जो मेथड था वो डेज में कैलकुलेशन चल रही थी, यहाँ पे जो मेथड है वो चलेगा पूरा करंट एसेट्स, आपकी सारी करंट एसेट्स लेना और करंट लायबिलिटीज लेना और दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके,
तो करंट एसेट्स में कितनी कौन सी करंट एसेट्स हो सकती, तो वो आपको चाहिए कैश की इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कैश के लिए आप लिखेंगे कैश कितनी रहेगी, ठीक है। सेकंड हो सकता है कैश के बाद में हो सकता है बैंक भी हो, अगर कैश या बैंक दोनों वर्ड आप अलग यूज कर रहे हैं, बाकी कैश या बैंक, या हो सकता है डेटर्स या रिसीवेबल, है ना, डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है। देखो डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल, ओके, ये दोनों तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं। डेटर्स भी वही चीज है, क्रेडिट सेल करने पर अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की टोटल कोई अकाउंट्स रिसीवेबल बोला जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस वर्ड का यूज किया गया, ओके। नेक्स्ट हो जाएंगे स्टॉक। स्टॉक में तीन टाइप के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तीन टाइप के गुड्स हो सकते हैं, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिनिश गुड्स के बाद चले जाएं, फिनिश गुड्स के बाद कौन सी चीज हो सकती है, तो उसके बाद आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपके दे रखे हैं, आपने प्रीपेड किया तो वो भी आपको करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा, ओके। फिर और कोई हो सकता है, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट किया तो एडवांस पेमेंट, जैसे आप प्रीपेड ही बोल रहे हैं ना, एडवांस अगर पेमेंट किया वो सारी चीजें तो प्रीपेड बोलते हैं जनरली, ओके। बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएगी। इन सारी की वैल्यू को आपको ऐड करना है, लेस करना है करंट लायबिलिटीज को। क्रेडिटर्स के बारे में बात करें, क्रेडिटर्स में कौन से होंगे, लेट इन पेमेंट, अगर आपने कितना टाइम पे लेट पेमेंट किया है तो वो सारी अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट लेट इन पेमेंट में एक्सपेंसेस, मान लिया आप लेट इन पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस में क्या हो गया, वेजेस आपको पेमेंट करना है तो वेजेस का लेट इन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप सैलरीज की बात करें, सैलरीज में अगर सैलरीज का लेट इन पेमेंट हो रहा है तो वो लेस कर देंगे। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है या कोई अदर एक्सपेंसेस करने हैं, वो सारी चीज आप लेस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आएगी वो करंट एसेट्स आ जाती है, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। उस वर्किंग कैपिटल में कई बार होता है आपने कंटीजेंसी ऐड करनी होगी। मानते हैं कि हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी उसका 10% हम ऐड करेंगे कंटीजेंसी, ओके। कंटीजेंसी मीनिंग आकस्मिकता है, हमारे को फ्यूचर में जितना भी हम वर्किंग कैपिटल रखते हैं उसका मान लिया, सपोज यहाँ पे इसकी टोटल 1 लाख रुपीस करंट एसेट्स है और 20,000 आपकी करंट लायबिलिटीज, इट मींस आपको कितना रिक्वायरमेंट रहेगी, 80,000 रुपीस की रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 80,000। अब क्या करते हैं, इसी वर्किंग कैपिटल में से हम क्या करते हैं, ऐड 10% कंटीजेंसी, इट मींस 8,000 ऐड कर दें तो आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 88,000 आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, ओके। तो आपको फाइंड आउट करनी है आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करते, ओके। ये चीज आपको देखनी है, ओके। उसके बाद कई चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे आपको ये जनरली इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब सिंपल सीधी चीजें दे रखी है तो आप एज इट इज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें सीधी नहीं दे रखी है, आपको कैलकुलेट करनी होगी, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा पूरे ईयर में आपने मटेरियल कितना यूज किया, ओके। तो आपको टाइम पीरियड देखना होगा, उस अकॉर्डिंग आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद अगर आप चले, ये पूरी सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद कैसे क्या क्या चीजें होंगी वो आपको देखनी होगी, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन कौन सी चीज को। तो पूरा एक फॉर्मेट है जिसमें हमको देखना होगा। यहाँ पे ध्यान रखें, सिंपल, जब भी आपने रॉ मटेरियल यूज किया तो आप रॉ मटेरियल की 100% यूज मानते हैं, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बात करें, वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग होता है अर्धनिर्मित माल या वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो इसके अंदर आपको क्या मानना है, अज्यूम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। आगे वाली चीजें बाकी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, कल की लाइव क्लास में। उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं, क्या क्या चीज के लिए आपको कंसीडर करना है। आपका मटेरियल हमेशा 100% यूज हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस की कंडीशन में, ओके। वर्किंग कंडीशन में 100% मटेरियल यूज हो जाता है और लेबर अगर आपकी कितना 50% एज्यूम करना है, ओके। और ओवरहेड्स को भी आपको कितना यूज करना है, 50%। अगर आपके
रॉ मटेरियल की टाइप में तो आपको 100% ये क्वेश्चन में अगर दिया हो या नहीं दिया हो तो फिर एज्यूम करके मानना है कि आपका मटेरियल कितना यूज होगा वर्क इन प्रोग्रेस की कंडीशन में 100%, आपका लेबर होगा 50% और ओवरहेड्स आपके होंगे 50%। ओके, और फिनिश गुड्स की कंडीशन में क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स में तो आपकी तीनों चीजें 100% हो जाती है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे 100% हो जाएंगे, क्योंकि 100% मटेरियल लग चुका है, 100% ही लेबर होगी, तभी आपका प्रोडक्ट फिनिश बनेगा। ओके, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होता है, मटेरियल तो आप 100% इनपुट कर चुके होते हैं, बट आपके जो लेबर और ओवरहेड्स होते हैं वो रिमेन होते हैं, कुछ पार्ट्स लगना बाकी होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो हमें एज्यूम ऐसे करना होगा कि लेबर और ओवरहेड्स आधे ही लगे हैं, इट मींस वो क्या अभी लगने बाकी। ओके, और रॉ मटेरियल की कंडीशन में 100% रॉ मटेरियल यूज हो चुका होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल ऊपर ही आप यूज कर लेते हैं। ओके, ये चीज आपको देखनी होगी, बाकी की चीजें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।